हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इमर्शंस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मैटर चैप्टर का ही है। और ये टॉपिक क्लास 9th का ही है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी तक से हम लोगों ने नहीं जाना था। और स्टूडेंट्स, हम सभी लोग को पता है कि मैटर जो है वो मेनली 3 स्टेट्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड यही 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट क्लास 9 पे हम लोगों ने 2 और नए स्टेट को पढ़ना है, जो कि प्लाज्मा है और बीईसी है। प्लाज्मा यानी कि आपका आयोनाइज्ड स्टेट होता है मैटर का, और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कर्नल स्टेट। ये दोनों स्टेट के बारे में जानना है, ये दोनों स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, ये दोनों स्टेट क्यों सॉलिड से अलग है, लिक्विड से अलग है, गैसेस से अलग है, ये स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सभी के बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए स्टूडेंट, प्लाज्मा, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि जहां पर भी आप लोग अभी बैठ करके स्टडी कर रहे हैं, उस रूम को आप लोग रिकॉग्नाइज कीजिए। वहां पर देखिए कि उस रूम में आप लोग को क्या क्या दिख रहा है। क्या मैटर का कौन सा स्टेट ज्यादा दिख रहा है? क्या सॉलिड स्टेट ज्यादा दिख रहा है, या फिर लिक्विड स्टेट ज्यादा दिख रहा है, या फिर गैसेस स्टेट ज्यादा दिख रहा है? कौन सा स्टेट ज्यादा दिख रहा है स्टूडेंट्स, है ना? तो आप लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, और आप लोगों ने हल्का सा नोटिस किया होगा कि आपके जो रूम है, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे सॉलिड स्टेट की चीज़ें जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि इस जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रूम में भी क्या है, सॉलिड स्टेट की चीज़ें मुझे क्या हो रही है, ज़्यादा नजर आ रही है। जैसे कि बोर्ड हो गया, है ना, मार्कर हो गया, है ना, और चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, जिससे कैमरा शूट हो रहा है, वो कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया। तो ये सब क्या है, सारे सॉलिड स्टेट्स हैं। तो मेनली सॉलिड स्टेट जो है हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा है ना। तो अगर रूम को छोड़ करके मैं आप लोग को बोलूं कि पूरे अगर अर्थ का बात करें, पूरे अर्थ आपका सिटी, लोकेलिटी, है ना, स्टेट वगैरह सारा कुछ को देखिए, रिकॉग्नाइज कीजिए और सोच करके बताइए कि मैटर का कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि सर सॉलिड मैटर का जो स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, है ना, डिफरेंट आप लोग का डिफरेंट आंसर होगा। बट मैं यहाँ पर आप लोग को बोलूँ कि पूरे यूनिवर्स का अगर हम लोग बात करें, पूरे ब्रह्मांड का बात करें, तो ना तो वो सॉलिड सबसे ज़्यादा है, ना ही लिक्विड सबसे ज़्यादा है, ना ही गैस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कोई मैटर का स्टेट है तो वो कौन है? प्लाज्मा है। और आप लोग को जान करके बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि प्लाज्मा कितना परसेंट है पूरे यूनिवर्स में। 99.9% प्लाज्मा है। स्टूडेंट सोच सकते हैं आप लोग कि प्लाज्मा कितना ज़्यादा है। 99.9% जो है मैटर वो प्लाज्मा है ना। और बाकी जो आपका 0.1% में सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है एंड बीईसी आता है ना। तो इसी से आप लोग हम लोग जान सकते हैं कि प्लाज्मा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है मैटर का, जिसके बारे में अब तक हम लोग नहीं जानते थे। और हम लोग को जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये जो प्लाज्मा है कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में। तो एक चीज यहाँ पे नोटिस है कि प्लाज्मा कोई अलग तरीके से नहीं बनता है स्टूडेंट। प्लाज्मा जो है ना, सबसे पहले आप लोग को सॉलिड स्टेट यहाँ पर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है। पार्टिकल्स आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि काफी ज्यादा है एंड काफी क्लोजर है, क्लोजली पैक्ड है ना, क्लोजली पैक्ड है यहाँ के पार्टिकल्स, है ना, क्लोजली पैक्ड है। और इन्हीं पार्टिकल्स को अगर हम लोग जब नीचे से बर्नर के हेल्प से इसको हीटअप करते हैं, इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो सॉलिड स्टेट है मैटर का, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके पार्टिकल जो है वो दूर दूर फैल जाते हैं, इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाते हैं। और आप लोग खुद यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कैसे ये जो आपका लिक्विड स्टेट का जो मैटर है ना, ये दूर दूर तक फैल चुका है। अभी लिक्विड स्टेट को और ज्यादा हीटअप करते हैं तो ये कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि अगर हम लोग सॉलिड से हीटअप किए तो लिक्विड में चेंज हुआ, है ना, लिक्विड को हीटअप किए तो गैस में चेंज हुआ, देन आफ्टर दैट हम लोग गैस को हीटअप करेंगे, गैस को हीटअप करेंगे और थोड़ा बहुत टेम्परेचर के साथ हीटअप नहीं करेंगे, तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस, 700, 800, 1000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स हम लोग टेम्परेचर देंगे और उस गैस को हीटअप करेंगे। तो वो जो गैस होगा वो किस चीज का रूप ले लेगा? प्लाज्मा का रूप ले लेगा। होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे प्लाज्मा बेसिकली जो होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लोगे कि ये गैस को हम लोगों ने जैसे ही हीटअप किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मैंने कुछ प्लस साइन यहाँ पर लिया है और माइनस साइन लिया है। प्लस साइन जो यहाँ पे स्टूडेंट वो क्या है? वो केटायंस है, केटायंस यानी कि बेसिकली ये आयंस है ना। और माइनस साइन यहाँ पे मतलब कि क्या है? वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है।
तो सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा क्या है, एक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, ठीक है। ये मिक्सचर कैसे बनता है थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। जब भी हम लोग किसी भी गैस के एटम को हीटअप करते हैं, गैस के एटम को हीट सप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि गैस का जो एटम है, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, मर्क्यूरी गैस हो, किसी भी तरह का गैस हो, हम लोग उसको हीटअप करते हैं तो उनके एटम से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज होकर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके जंप आउट कर जाता है, बाहर निकल जाता है ना। और वो एटम जो है वो क्या बन जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो आयंस का रूप ले लेता है, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन क्रिएट करके क्या करता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, है ना। बोर्स के एटॉमिक मॉडल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये कुछ एटम का स्ट्रक्चर है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कुछ ऐसा एटम का स्ट्रक्चर है ना। एटम के स्ट्रक्चर में आप लोग को पता होगा कि बीच में क्या होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है आप लोग का स्टूडेंट, प्रोटॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने ऐसा ई लिख करके ऊपर नेगेटिव साइन दिया है, दैट इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, एनर्जी सप्लाई होता है, हीट एनर्जी सप्लाई होता है, थर्मियोनिक आयोनाइज्ड एनर्जी सप्लाई होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, है ना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप आउट करता है, फिर दूसरे से तीसरे ऑर्बिट में जंप आउट करता है, तीसरे से आखिरी ऑर्बिट में जंप आउट करता है। और ज्यादा जैसे ही उसको हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन से बाहर इजेक्ट आउट हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन से बाहर इजेक्ट आउट हो जाता है। ये कैसे इजेक्ट आउट हो रहा है स्टूडेंट, तो ये इजेक्ट आउट हो रहा है हीट एनर्जी को गेन करके। और ये हीट एनर्जी कहाँ मिल रहा है इसे, तो हम लोगों ने जो यहाँ पर लगातार हीट कर रहे हैं ना, सॉलिड को हीटअप किए, लिक्विड को हीटअप किए, गैस को हीटअप किए, है ना, तो वो भी हम लोग बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के साथ हीटअप कर रहे हैं, दैट इज अप्रॉक्स 6000 to 10,000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। तो हीटअप करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, गेन करने के बाद क्या करता है, वो जंप आउट करता है ऑर्बिट बाय ऑर्बिट, और एक समय ऐसा आता है कि वो इलेक्ट्रॉन से, यानी एटम से, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना। और आप लोग को पता ही है कि कोई भी एटम हो, चाहे सोडियम का एटम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। और अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाता है तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अंदर 10 बचेगा, और प्रोटॉन पर जाएगा 11, तो इसके ऊपर एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये किस का फॉर्मेशन करेगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। और आयंस और इलेक्ट्रॉन, बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा और कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वो भी कैसा आयंस, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस। यहाँ पर मैंने यही रिप्रेजेंट किया कि ये आयंस है एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हाईली चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा, आप लोग सन के बारे में जान रहे होंगे, सन और सन के जैसे लाखों करोड़ों स्टार्स, लाखों करोड़ों स्टार्स, सन के जैसे लाखों करोड़ों स्टार जो होते हैं, वो मेनली प्लाज्मा के कंपोज्ड होते हैं, वो प्लाज्मा से मिलकर के बने हुए रहते हैं। सन में बहुत ही लाइट गैस होता है, लाइट गैस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, बहुत ही लाइटेस्ट गैस है। एंड हाइड्रोजन इज द मोस्ट ओल्डेस्ट गैस। हाइड्रोजन जो है ना, पूरी यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट गैस है। आपके अंदर भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है, वो भी कितने साल पुराना है, तो आपके अंदर भी मौजूद जो हाइड्रोजन है वो भी 14 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि इट मीन्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना हाइड्रोजन है। सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना ज़्यादा पुराना है, और ये बहुत ही लाइटेस्ट गैस है। पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस से ही हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, सन में काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और उस हीट एनर्जी से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके क्या करते हैं, है ना, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, और ये अंत में क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। तो सन और सन के जैसे बाकी लाखों करोड़ों स्टार जो है किसी से मिलकर बने हुए हैं, प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। और हम सभी लोग को पता है कि पूरी यूनिवर्स का अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, पूरे यूनिवर्स का अगर कोई सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कुछ है तो वो स्टार्स प्रेजेंट है। इस वजह से प्लाज्मा अगर देखा जाए तो स्टार्स में मौजूद होने की वजह से ही 99.9% है
है ना। पूरी यूनिवर्स में प्लाज्मा 99.19% है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्यों भाई? तो इसके पीछे रीज़न है कि जितने भी स्टार्स है सब प्लाज्मा से ही मिलकर के बने, ठीक है, इस वजह से। क्लाउड्स की बात करें, प्लाज्मा सिर्फ सन में ही नहीं है, क्लाउड्स में भी है। क्लाउड जो होता है बादल, है ना, बादल कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ बादल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पर कोई गैस का एटम है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है ना, और ये गैस के एटम का ये न्यूक्लियस है और इसका ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर से एक फोर्स एग्जर्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस को पीछे धकेलेगा, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए उसको आगे की ओर खींचने का ट्राई करेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जिस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा और फिर से यहाँ पे आयंस और प्लस इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन तैयार होगा। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। यहाँ पे प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा, है ना, और यहाँ पे एक प्लाज्मा का एरिया क्रिएट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट, प्लाज्मा जो होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हो रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन से मिलकर के बना हो रहता है। इस वजह से प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी काफ़ी आसानी तरीके से कंडक्ट करता है। आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि जो प्लाज्मा होता है वो किसी भी सॉलिड को मेल्ट होने के बाद, मेल्ट हुए लिक्विड को फिर उसके बाद उसको गैसेस में कन्वर्ट करते हैं और गैस को तकरीबन 1000 से लेकर के 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक हीटअप करते हैं। तो उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और वो आयंस का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर आए वो दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे कुछ और स्टडी करेंगे प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। प्लाज्मा जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा और एक होता है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा। तो क्लाउड्स में जो प्लाज्मा हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, और सन वाले प्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। तो ये क्या है, कैसे है ना, एक बार इसको बोर्ड को आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ये दोनों के बारे में बता रहा हूँ। सो आइए स्टूडेंट, और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर टर्म है प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्लाज्मा डेंसिटी, है ना। यानी कि अगर जहाँ पर भी आपका ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का, तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। मान ली जाए कि ये मेरा पूरा एक सेटअप है जिसमें मेरा आयंस है और इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, प्लाज्मा की क्रिएशन करता है। और इस बीकर का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है फ्रेंड्स, आइए कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो प्लाज्मा डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। सो दिस इज अ प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब कि आपके कितना एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 1 मीटर क्यूब एरिया में कितना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब यहाँ पे। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा डेंसिटी। अगर यहाँ पे मान लिया जाए 20 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते तो हम लोग यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अनदर चीज यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, दैट इज डिनोटेबल बाय अल्फा। अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, है ना। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ गैस आयनाइज्ड, मतलब गैस एटम, है ना, गैस का कितना एटम आयनाइज्ड हुआ है। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना गैस का एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैस का एटम है ना। और आयनाइज कितना हुआ है, देखिए आप लोग, जिस पे प्लस चार्ज होगा यानी कि वह गैस का एटम कैसा है, आयनाइज्ड है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके हैं। तो कितने गैस के एटम आयनाइज्ड है, 1 2 3, टोटल कितने थे, टोटल थे गैस के एटम 9 और आयनाइज्ड है 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया आंसर 1/3, है ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना आ गया, तो 1/3 आ गया। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू Ni, है ना, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयन प्लस नंबर ऑफ, है ना, एटम्स, ठीक है।
सो नंबर ऑफ आयंस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं भाई नीचे, तो वो भी नीचे हम लोग 3 लिख देंगे। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं जो कि आयंस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 6 + 3 9 है ना, कट करके कितना आ गया 1/3। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप लोग को बस क्या करना है कि कितने गैस के एटम आयनाइज्ड हुए उसको ऊपर में लिख देना है, एंड नीचे में आप लोग को क्या लेकर के चलना है कि टोटल कितने गैस के एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखिएगा इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन है ना फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं VEI से, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VEN से। इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन क्या है, तो आयंस और इलेक्ट्रॉन में, ये रहा आयंस, ठीक है, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो ये आयंस और इलेक्ट्रॉन में कितना कोलिजन हो रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या कोलिजन ज्यादा हो रहा है, क्या कोलिजन कम हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज VEI से हम लोग डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम्स के बीच में कितना कोलिजन हो रहा है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग VEN से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि प्लाज्मा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा, एक होता है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा कब हम लोग बोलेंगे, तो जब ऐसा सिचुएशन अराइज हो कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन जो हो वो ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन से, तब वो कौन सा प्लाज्मा कहलाएगा, फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा कहलाएगा। एक बार आप लोग क्लियर समझिएगा कि वैसा प्लाज्मा जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में कोलिजन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा कोलिजन हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम के बीच में कोलिजन थोड़ा कम हो, लेकिन किसके बीच में ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में कोलिजन, यानी कि बेसिकली मेन जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें और आयन, ये दोनों के बीच में जितना ज्यादा कोलिजन होगा है ना, ज्यादा कोलिजन होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा बोलेंगे। और वैसा सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन कम हो रहा हो, किसका कोलिजन ज्यादा हो रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम का कोलिजन हो रहा हो ज्यादा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम का कोलिजन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। तो पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा आप लोग को समझ में आ गया होगा। पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा आप लोग को देखने को मिलेगा क्लाउड्स के बीच में, एंड फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा आप लोग को देखने को मिलेगा सन और एंड स्टार्स के बीच में, है ना। आइए क्लाउड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानते हैं प्लाज्मा के प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या है प्लाज्मा के, प्रॉपर्टीज के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखें तो अनडिफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफिनिट इसका शेप होता है ना, एंड साइज। इसका ना तो शेप फिक्स है, ना ही साइज फिक्स है, और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। दूसरा चीज, सेकंड थिंग, कि वेरी लार्ज गैप बिटवीन पार्टिकल्स, प्लाज्मा के पार्टिकल्स के बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, बहुत ही लार्ज गैप्स होते हैं, है ना। तीसरा, इट इज इजिली कंप्रेसिबल, ये बहुत ही इजीली कंप्रेसिबल होता है, इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको आसानी से, क्योंकि यहाँ पर है ना कि आपका जो प्लाज्मा है ना, इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि गैस भी एक ऐसा स्टेट था जिसके भी पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा था, गैस वाले पार्टिकल्स के बीच में। तो गैस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी प्लाज्मा के पार्टिकल्स के बीच में भी गैस ज़्यादा है, तो इसको भी हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, काफी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा की, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक चीज और, कि इसका प्लाज्मा का डोमेस्टिक लेवल पे कहाँ पे यूज है। डोमेस्टिक लेवल पे इसका हम लोग यूज जानेंगे कि प्लाज्मा को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो फ्लोरेसेंट लाइट में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग देखोगे बहुत ही चमकदार लाइट होता है ना, रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ रहता है, शॉपिंग मॉल्स के बाहर लगा हुआ रहता है, ब्रांड शोरूम के बाहर लगा हुआ रहता है, लिखा हुआ, जो कि काफी ज्यादा शाइन करता है, ग्लो करता है। तो उस फ्लोरोसेंट लाइट में जो होता है ना, हम लोग प्लाज्मा का यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग जो गैसेस होता है ना, अलग अलग गैसेस के प्लाज्मा का कलर भी जो होता है
अलग अलग होता है। ठीक है, ये कलर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आप लोग को मैंने बोर एटॉमिक मॉडल से बताया था कि वहां पे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हीट एनर्जी यानी कि थर्मियोनिक एनर्जी को गेन करके, है ना, बाहर निकलता है, ऑर्बिट बाय ऑर्बिट बाहर निकलता है। एक समय ऐसा आता है कि वो एटम से बाहर आ जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, कभी कभी क्या होता है कि वापस से एनर्जी को जो वो गेन किया है उसको लूज करके, जो वो एनर्जी गेन किया है इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी हीट एनर्जी गेन करके जो बाहर निकला है, उस हीट एनर्जी को वो लूज करके क्या करता है, वापस आता है एटम के अंदर, है ना। जब वो एटम के अंदर वापस आता है तो जो वो एनर्जी को छोड़ता है जिसने वो गेन किया था, समझिएगा यहाँ पे बात को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, हीट एनर्जी को गेन किया और गेन करके ये इधर आया। ठीक है, तो ये चाहेगा, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थिर, है ना, सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कहाँ फील करता है, तो पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल फील करता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है। ठीक है, तो जब यहां से ये जंप करेगा, मान लो दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा या फिर तीसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उसको उतना स्टेबल फील नहीं होगा जितना उसको पहले ऑर्बिट में फील हो रहा था। तो वो क्या चाहेगा ना कि वापस से अपने पहले वाले ऑर्बिट में आए, वापस अपने पहले वाले घर में आना चाहेगा। इसके लिए उसको क्या करना होगा, एनर्जी को जो वो गेन किया था उसको छोड़ना होगा। जब वो उस एनर्जी को छोड़ेगा ना तो वो कुछ ना कुछ कलर के फॉर्म में छोड़ता है ना, वो विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइन में आ जाता है। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये बहुत 12th का टॉपिक है, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है स्टूडेंट, ये हम लोग को पढ़ना होगा। वहाँ पे क्या होता है ना कि जब एनर्जी को रिलीज किया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को छोड़ता है तो कुछ ना कुछ कलर्स के फॉर्म में छोड़ता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रेड कलर के फॉर्म में छोड़ता है ना, यानी कि फ्लोरेसेंट बल्ब जो रेड कलर का जल रहा है, इसका मतलब समझिएगा उसमें कौन सा गैस डाला है, हाइड्रोजन गैस डाला गया है ना। और जो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ऑरेंज कलर का रहेगा तो वो समझ जाइएगा आप लोग को कौन सा है, हीलियम है। और जो येलो टाइप का रहेगा वो समझ जाइएगा आप लोग क्या है, नियोन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, ये थोड़ा सा दूधिया रंग का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है या फिर सिल्वरी कलर का, सिल्वर कलर का बोल सकते हैं। मर्क्यूरी जो होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, कुछ नियोन लाइट आप लोग देख रहे होंगे, कुछ आप लोग फ्लोरेसेंट बल्ब देख रहे होंगे, नियोन लाइट्स, है ना। इसको मेनली क्या बोलते हैं, नियोन लाइट्स बोलते हैं। तो कुछ नियोन लाइट्स आप लोग जब देख रहे होंगे तो उनका जो कलर होता है ना, मल्टीपल्स कलर होता है। इसका मतलब उनके अंदर मल्टीपल्स गैसेस डाला गया है। ठीक है ना। और इसका हम लोग प्लाज्मा टीवी में भी यूज करते हैं। सो ये रहा आपका कुछ प्लाज्मा के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ इसी एनर्जी और जोश के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।